अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में एक अहम सिलसिले में हाजिरी देते हुए कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मौजूदा दौर में अवाम का सहारा बनी हुई है और उनकी तकालीफ को अपनी तकालीफ समझकर अवाम को इससे निजात दिलाती रहती है, जिसके बाद कुछ हासदीन ऐसे होते हैं जो मुल्क और अफराद का भला होते हुए नहीं देख पाते। इसी के मकसद से झूठे केसेस और इल्जामात दूसरों पर आयद कर देते हैं। यानी कि एक कांग्रेस पार्टी के लीडर कोमिट्रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए और इसका नाजायज फायदा उठाते हुए पुलिस वन टाउन में एक झूठा केस दर्ज करवाया जो क्राइम नंबर 76/2024 के तहत आता है। मौजूदा दौर के हालात इस कदर नाक़िस हो गए हैं कि ना तो सियासी पार्टियां खुद अवाम को लेकर नेक फाल अंजाम देती है और ना ही अगर कोई दूसरी पार्टी अवाम का भला करना चाहती है तो इसको आगे बढ़ने देती है। इसकी एक मिसाल कांग्रेस के लीडर कोमिट्रेड्डी वेंकट रेड्डी हैं, जो मुल्क की अवाम का भला होते हुए नहीं देख सकते। ताहम ये तमाम नाक़िस हालात रोनुमा होने के बाद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सदर मजलिस हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में पिटीशन क्रिमिनल फाइल दर्ज किया है और इसके बाद बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए इस केस को झूठा करार दिया। हकीकत तो ये है कि झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं पाता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यकीनन एक मिसाली मुमलिकत वो होती है जहां पर इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए फैसले सुनाए जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट सदर मजलिस ज़िला नलगुंडा और मेरे साथ सीनियर लीडर गौस मोहम्मद साहब और स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ लीडर अशरफ साहब, यहाँ पे आज हम लोग हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में हाजिर हुए और हमारे हाज़िरी की एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम क़ियादत को और जो मुस्लिम कम्युनिटी के गुर्बत भरे लोगों की खिदमत में अपने आप की ज़िंदगी को जुटाने वाले हम जैसे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी लीडर आज दिन ब दिन जो खिदमत कर रहे हैं, उसको देखकर हासिदीन अपने हसद का नापाक साजिशें रचाते हुए हमारी जमात के जितने भी लीडर्स हैं अजलाओं में, डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ास तौर पे एक गलत और झूठे केसों में मुलविस किया जा रहा है। और इसमें ये कोई शरपसंद लोग और ये कोई तासुब भरी पार्टियों के नहीं। अफसोस की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर पार्टी बताती है अपने आप को, कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, एक मिनिस्टर जिसका नाम कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी है, जो R&B मिनिस्टर है नलगुंडे का, उन्होंने भरे रमज़ान में तमाम रोज़ेदारों पे झूठा केस बुक करे अपने झूठे बयानात पे और पुलिस को अपने हाथ में रखकर अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर अपने तमाम यानी कि दौलत ताकत का इस्तेमाल कर कर ये नॉन बेलेबल के सेक्शंस का केस लगा के हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को, लीडर्स को, कौम के खिदमत गुजारों को जेल को पहुंचाने के लिए बहुत सारी साजिशें रचाई, हमको परेशान करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपरस्त वो ताकत है नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर नेशनल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नलगुंडा हैदराबाद, जिन्होंने अपने हिदायत से मुझे मशवरा दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वाश पिटीशन डालो और ये फॉल्स केस को जहाँ तक भी हो सके क़ानूनी मदद से इसको यानी कि खारिज करवा दो। उनके मशवरे के बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया और क्रिमिनल पिटीशन नंबर 8769 ऑफ 2024 के तहत हमारा क्वाश पिटीशन यहाँ पे अंडर सेक्शन 482 यहाँ पे दर्ज हुआ। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस सुजना मैडम की बेंच पे इसकी एक यानी कि लंबी कार्रवाई हुई, बहुत सारे बार सुनवाई हुई, दो तरफा सुनवाई हुई और पूरे यानी कि एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड को देखकर मद्देनज़र रखकर ये अदालत यहाँ की ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस सुजना मैडम ने ये नतीजे पे पहुँचे कि ये बिल्कुल फॉल्स केस हुआ है और ये फॉल्स केस को बिल्कुल अब्यूज़, ग्रेव अब्यूज़ ऑफ लॉ का मेंशन किए हैं ऑनरेबल जस्टिस मैडम ने। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्ते लता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर B महेश कुमार गौड़ से बशुक्रिया मुलाकात की।
ایک اہم مظاہرے میں کانگریس کی اصل کارکنوں نے اسٹیشن گھنپور حلقے کے دھرم ساگر منڈل میں کرونا پورم کے قریب قومی شاہراہ پر دھرنا دیا ہے۔ مقامی کانگریس لیڈر سنگاپورم اندرا کی قیادت میں مظاہرین نے ایم ایل اے کڑیم سری ہری کے اپنے حامیوں کے تئیں جانبداری پر اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور پارٹی کے دیرینہ ممبران کو نظر انداز کیا ہے جو اس کے قیام سے ہی کانگریس کے ساتھ ہیں۔ مظاہرین نے کڑیم سری ہری پر اپنے دھڑے کو پارٹی کے سرشار کارکنوں پر ترجیح دینے پر تنقید کی جنہوں نے برسوں سے پارٹی کی ترقی اور کامیابی میں حصہ ڈالا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹی قیادت ان کی شکایت کا ازالہ کرے اور پارٹی کے تمام ارکان کے ساتھ مساوی سلوک کو یقینی بنائے۔ احتجاج کا مقصد پارٹی کے اندرونی مسائل کی طرف توجہ دلانا اور کانگریس کی اصل حامیوں میں اعتماد بحال کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اتر پردیش کے ہاپوڑ کوٹ میں اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران 3 فروری 2022 کو ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق سماعت میں شرکت کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین بھی موجود تھے۔ 2 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 3 طلبہ جنہوں نے بند صفائی کے حصے کے طور پر اپنے گھروں کو کھو دیا تھا ان کو ریاست تلنگانہ کے ایک رہائشی اسکول میں داخل کرایا گیا ہے۔ جی ایچ ایم سی اربن کمیونٹی ڈپارٹمنٹ کے پی اوز اور آر پیز کی کوششوں سے انہیں بغیر کسی داخلہ ٹیسٹ کے سوشل ویلفیئر ریزیڈنشل اسکول میں داخلہ مل گیا۔ مادھوی کو 7ویں جماعت میں، شریشا کو 8ویں جماعت میں اور تیجسوی کو 5ویں جماعت میں داخلہ ملا ہے۔ انہیں سرونگر ٹی جی ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں داخلہ دیا گیا۔ یو سی ڈی کے ایڈیشنل کمشنر چندرکانت ریڈی نے ٹی جی ریزیڈنشل ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری پرشانتی سے خصوصی پہل کے ساتھ بات کی اور طلبہ کو بغیر کسی داخلے کے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اعتراف کیا۔ مجلسی پارٹی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں اے آئی ایم آئی ایم کے قانون سازوں کے ایک وفد نے بی سی کمیشن کے چیئرمین نرنجن رو سے ملاقات کی اور بی سی ای کلاس کے الگ الگ سروے کے ساتھ ساتھ 14 ذیلی طبقات جو ریاست میں 4% ریزرویشن کے حقدار ہیں ان کے لیے میمورنڈم بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی اور اس کے علاوہ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ بھی موجود تھے جنہوں نے میڈیا سے خطاب بھی کیا۔ میں ذوالفقار صاحب، مبین صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پہ اور احمد پاشا قادری صاحب سب مل کر یہاں پر بی سی کمیشن چیئرمین سے ملنے آئے تھے اور ان کو ہم نے نمائندگی کی، ریپرزنٹیشن دیا کہ جو جیو 18 آف 10 اکتوبر 2024 جو پورے بی سی ایس سی ایس ٹی تمام کا سروے جو حکومت کرا رہی ہے، ہم نے مجلس کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا اور خاص طور پر چیئرمین صاحب سے ہم نے یہ نمائندگی کی ہے کہ بی سی ای زمرے کے اندر جو مسلمان آتے ہیں، جس کے اندر 14 مختلف آپ کاسٹ بولیے یا مختلف شعبے بولیے، 14 شعبوں کو جو یہ بی سی ای کے زمرے کے تحت ان کو ریزرویشن نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ نوکریوں کے اندر جو ریزرویشن ملتا ہے۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور مجلس کے تمام ایم ایل ایز نے کلکٹر حیدرآباد سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا، جیسے بوجا گڈا ہاؤسنگ، دھوبی گھاٹ کے سترام باغ اراضی کے ضابطے اور آنگن واڑی میں اضافہ اور نامپلی ایریا اسپتال کے مزید عملے فراہم کرنے کو کہا گیا۔ ایک اہم پیش رفت میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے آئی ایس افسران بشمول امرپالی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جنہوں نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل سی اے ٹی کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ آئی ایس افسران نے سی اے ٹی کے فیصلے کے خلاف ریلیف کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا لیکن ان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ سی اے ٹی کے فیصلے میں ان افسران کے آندھرا پردیش تبادلے کا حکم دیا گیا تھا جسے انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے افسران کو فوری طور پر آندھرا پردیش میں اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ ان افسران کے لیے ایک بڑا دھکا ہے جو ہائی کورٹ سے ریلیف کی امید کر رہے تھے اور یہ سی اے ٹی کے سابقہ فیصلے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ایک چونکا دینے والا اور پریشان کن واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک خاندان کو پتہ چلا کہ ان کی نوکرانی روٹی بنانے سے پہلے پیشاب کے ساتھ آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب مشکوک خاندان نے باورچی خانے میں ملازمہ کو خفیہ طور پر ریکارڈ کیا۔
फुटेज का जायजा लेने पर वो नौकरानी को देखकर खौफजदा हो गए, जिसकी शनाख्त रीना देवी के नाम से हुई है। वो एक बर्तन में पेशाब करती है और फिर उसे आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करती है। ये वाकया गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में पेश आया। जिगर से मुतल्लिक सेहत के मसाइल में मुब्तला खानदान ने खाना पकाने के लिए एक घरेलू मुलाजिमा रखी थी। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक नौकरानी रीना गुज़िश्ता 8 साल से खानदान के लिए काम कर रही थी। खानदान के शुकूक व शुबहात बढ़ गए, जिसकी वजह से वो बावर्ची खाने में नौकरानी की सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने के लिए एहतियात से मोबाइल फोन रख गए। वीडियो में रीना की गंदी हरकत का इंकशाफ हुआ, जिससे खानदान मुकम्मल सदमे में था। वीडियो देखने के बाद अहले खाना ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुलाजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की ये तकरीब झील के किनारों पर वाक़ शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़िद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनके मुंतखब अराकीन को अपने ओहदों का हलफ दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया, जबकि पार्टी के लीडरों जावेद डार और सकीना यतो, जावेद राना और सतीश शर्मा जंप ने काबीना वजीरों के तौर पर हलफ लिया है। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में जिन नुमाया लीडरों ने शिरकत की, उनमें सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, CPIM लीडर प्रकाश गरत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल थे। और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरान मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर-ए-आला होंगे, जबकि इस ओहदे पर दूसरी बार फाइज होंगे। उनकी पहली मियाद 2009 से 2014 तक कांग्रेस के साथ मखलूत हुकूमत के तहत जम्मू कश्मीर की रियासत की मुकम्मल हैसियत के दौरान थी। ज़राए के मुताबिक उमर अब्दुल्ला 3 बजे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग की सदारत किए और जम्मू कश्मीर में 10 बरसों के तवील वक्फे के बाद अवामी हुकूमत बन रही। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव केटीआर ने कहा है कि मरकजी बजट में तेलंगाना को 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया, लेकिन इस बारे में तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक ने कहा है कि बहरिया के रडार स्टेशन अवामी इलाकों में नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स को लोगों से दूर जंगल में रखा जाना चाहिए। देखिए केटीआर ने इस ज़िम्मे में मजीद क्या कहा। ఇదొకటే ఏదో పెద్ద ఇదైనట్టు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి కలిగి ఉండడం అనేది పాలకుడికి ఉండాల్సిన ప్రథమ లక్షణం. మాకుంది కాబట్టే మేము కేబీఆర్ చుట్టూ ఫ్లైఓవర్లు ఆపేసినాం, మాకుంది కాబట్టే దామగుండం కూడా మేము ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు. నీకు చేతనైతే బీజేపీని ఎదుర్కొనే సత్తా ఉంటే, మోడీని ఒక విమర్శ చేసే దమ్ముంటే ముఖ్యమంత్రి, ఎందుకంటే ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఆ పరిస్థితి లేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి మోడీని చూస్తే దడ. యూనియన్ బడ్జెట్లో రూపాయి రాలేదు అని చెప్పడానికి కూడా ఆయనకు ధైర్యం చాలలేదు. ఆఖరికి బట్టి విక్రమార్కతో మాట్లాడించాడు. ఆయన మేము అడిగినాం, ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడాలి కదా, ఇంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే మాట్లాడలేదు, భయపడ్డాడు. నిన్న కూడా అక్కడ పోయి ఒక బీజేపీ నాయకుడు మాట్లాడినట్టు దేశ రక్షణ ముఖ్యం, దేశం మేము కాదన్నామా దేశ రక్షణ గురించి? కానీ దానికి అమెరికా వద్దన్న టెక్నాలజీ, అమెరికా యూకే లాంటి దేశాలు ఇట్లాంటివి వద్దు అంటున్నాయి. నేవల్ రేడార్ స్టేషన్లు ప్రజా సమూహాల మధ్యన ఎక్కడో పెట్టుకోవాలి అటవీ ప్రాంతాల్లో. అట్లాంటిది నువ్వు ఇవాళ వికారాబాద్లో తీసుకొచ్చి పెట్టి చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రజలకు, పర్యావరణానికి అన్నిటికీ ఇబ్బంది కలిగే విధంగా చేయడం ఏ రకంగా సమంజసం, ఏ రకంగా మీరు సమర్థించుకుంటారు? इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।